नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी डरावनी भी है और इमोशनल भी है। आप लोगों ने सुना होगा, एक कहावत है कि पूत कपूत सुना है पर ना माता सुनी कुमाता। इसी के ऊपर एक कहानी है जो कि हमारे पास आई है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब पूरी कहानी सुनी उसके बाद ही मुझे विश्वास हुआ कि आज भी बहुत जगह ऐसा होता है और लोग इसे अवॉइड कर देते हैं या एक माँ का नाम लेकर के उसे भूल जाते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है सावित्री जी की। सावित्री जी और उनके पति और उनका एक बेटा था। बेटा बहुत ही होनहार था, बहुत ही पढ़ने में अच्छा था, अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिससे कि माता पिता बहुत खुश रहते थे। उनके पिताजी एक सरकारी नौकरी में थे और रिटायर होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब बेटा अपने पैरों पर खड़ा है तो क्यों ना बेटे के लिए लड़की पसंद की जाए। रिश्ते तो बहुत आ रहे थे क्योंकि लड़के की भी सरकारी नौकरी लग गई थी, तो अब तो रिश्तों की भरमार थी। लेकिन बेटा अपने एक सहकर्मी को दिल दे बैठा था, उससे प्यार करता था। लड़की बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे घर से थी, लेकिन माँ को और पिताजी को वो रिश्ता मंजूर नहीं था। लड़के ने अपने माँ को बहुत मनाया। उसके बाद उनके पिताजी तो मान गए थे, लेकिन उनके पिताजी की अब तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा शादी तो करनी ही है जल्दी से, तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा अगर उससे करने की है तो तुम कर लो। लेकिन शादी नहीं हो पाती है, उससे पहले ही उनके पिताजी गुजर जाते हैं, क्योंकि नौकरी इनकी ऐसी थी कि बस तुरंत नौकरी लगी थी। ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ों में छुट्टियां मिलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए शादी डिले हो गई थी। अब पिताजी गुजर गए थे, तो अब ये हुआ कि चलो ठीक है, 1 साल बाद शादी होगी। 1 साल बाद इनकी शादी होती है। माँ खुश नहीं थी क्योंकि उनका मानना था कि बहू के आते ही रिश्ता पक्का होते ही इनके पिताजी गुजर गए। तो शुरुआत ही बहुत ख़राब हुई। बहू का गृह प्रवेश तो होता है, लेकिन सास ने अपनी बहू को बहू नहीं समझा था। जबकि बहू घर जब आई थी तो उसे जब पता चला कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जब से पिताजी गए हैं, जब से और उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, तो एक दिन बहू ने अपने पति राहुल से कहा कि राहुल, मैं सोचती हूँ कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। राहुल कहता है, अरे इतनी मुश्किलों के बाद तुम्हें नौकरी मिली है, तुम नौकरी क्यों छोड़ दोगी? हम एक मेड रख लेंगे घर का काम करने के लिए। तो वो कहती है कि मेड घर का काम करेगी, ना कि माँ का। माँ को देखभाल की बहुत ज़रूरत है। लेकिन बेटे ने बहुत मनाया था, लेकिन उनकी पत्नी ने नहीं सुना था। उनकी पत्नी का नाम स्वाति था। स्वाति दिल की बहुत अच्छी थी और उसने ये जो डिसीजन लिया था ये कहीं ना कहीं गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए औरतों को, लेकिन बहुत औरतें होती हैं जो ऐसा कर देती हैं। तो उसने माँ को देखते हुए अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन जो इनकी सासू माँ थी सावित्री जी, इनके घर में इनके रिश्तेदारों का आना जाना, पड़ोसियों का आना जाना इतना ज़्यादा था कि इनके दिमाग में वो चीज़ उन लोगों ने भर दी थी कि बहू कभी सास को माँ नहीं समझ सकती, वो तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन लेगी, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, मतलब तरह तरह की बातें। अब इनके अंदर ये डर हो गया था कि अब मेरा लड़का पराया हो गया है और अब वो मेरा ख्याल नहीं रखेगा। इसके लिए मैं क्या करूं? एक दिन ये मंदिर जा रही थी, बहू घर पर थी और इन्होंने बोला कि रोज़ की तरह आज तुम मंदिर मत चलो, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। और ड्राइवर को बोल दिया, तो ड्राइवर ने कहा ठीक है, मैं माता जी को लेकर जाता हूँ और अच्छे से ले आऊँगा। बहू ने अच्छे से समझा कर ड्राइवर को भेजा था कि घर सही सलामत माँ जी को लेकर आना। अब इनकी माँ मंदिर पहुँचती हैं और मंदिर में थोड़ी देर बैठती हैं। उसके बाद जब चलने लगी थी तो देखती हैं एक औरत है जो वहाँ पर बैठ करके कुछ पूजा कर रही है। तो ये उसके पास बैठती हैं और बात करते करते उस औरत ने बताया कि वो शायद ऐसी चीज़ों को काबू करना चाहती है जो काबू में नहीं आ सकती हैं। तो ये कहती है, मतलब काबू का क्या मतलब? तो वो कहती है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे मैं आपको छुटकारा दिला सकती हूँ। तो कहती नहीं, प्रॉब्लम तो मुझे कोई नहीं है, लेकिन मेरी बहू आई है और मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं रखता है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करे और
मेरा ख्याल रखे और मेरी बहू को इतना ज़्यादा सर ना चढ़ाए। वो कहती है अरे इतनी सी बात है, ये तो मैं कर लूँगी। तो अब उसे विश्वास हो जाता है कि ये शायद मेरी मदद करेगी। सावित्री जी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन बस वो इतना चाहती थी कि वो बहू को अपने सर ना चढ़ाए और मुझे महत्व दे। इतना चाहते हुए उन्होंने उस औरत से हेल्प मांगी, उसे अपने घर बुलाया। वो इनके घर आती है और घर कुछ लेकर आई थी वो, और इनके पूरे घर को वो देखती है। अपनी बहू से बताती है कि मेरी सहेली है और पहली बार घर आई है, तो पूरा घर दिखाते हैं। तो उनकी बहू किचन में चाय नाश्ता बनाने में लगी थी, तब तक सावित्री जी पूरा घर घुमाती हैं। उसके बाद अपनी बहू के कमरे में ले जाती हैं। वो बहू के कमरे में बेड के नीचे कुछ रखती है और रख कर तुरंत दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद अब वो तो चली जाती है चाय नाश्ता करके, लेकिन उसके बाद से शाम को जैसे ही उनका बेटा आता है घर, पता नहीं क्यों बात बेबात उनकी पत्नी से, स्वाति से लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई इतनी ज़्यादा होने लगती है कि मारपीट तक होने लगती है। ऐसा पहली बार हुआ था। स्वाति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। अब शाम के वक्त जब खाना वाना खाकर सब सो गए थे, अब इतना मतलब मार पिटाई के बाद इतना थक गए थे और तबीयत भी कुछ ख़राब होने लगी थी, क्योंकि चिल्लाने की वजह से बीपी लो हो गया था स्वाति का। तो स्वाति सो तो नहीं रही थी, लेटी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब राहुल सो गया था तो उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में एक औरत है जो आई है, उसके पैरों के पास बैठी है और उसे एक टक घूर रही है। स्वाति की आंखें खुलती हैं, वो सामने देखती है तो सामने कोई भी नहीं था। लेकिन स्वाति को महसूस हो रहा था एक अजीब सी स्मेल आ रही थी जो उसके कमरे में कभी नहीं आती थी। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। स्वाति आज डर गई थी पहली बार। स्वाति उठकर बैठती है और पानी पीती है। पानी पीकर फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला था। वो सो रही थी, अचानक से उसे लगता है कि वो औरत जो पैर के पास बैठी है वो धीरे धीरे बेड के ऊपर चढ़ती है और आ करके उसके सीने पर बैठ जाती है, उसका गला दबाने लगती है। स्वाति चिल्लाने लगती है बहुत ज़ोर से, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। लोग कहेंगे कि ये स्लीप पैरालिसिस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर स्थिति में वही चीज़ हो। ये देख रही थी सब कुछ, लेकिन ये चिल्ला नहीं पा रही थी। उस औरत का चेहरा इतना भयानक था जो कि बताने के काबिल नहीं है। आप लोग खुद समझ सकते हैं। उसके बाल चेहरे पर थे, काले रंग के उसने कपड़े पहन रखे थे और इतनी ज़्यादा भयानक लग रही थी। नाखून इतने बड़े बड़े थे उसके, जिससे वो गला दबा रही थी। ये अचानक से जब थोड़ी देर बाद वो हटती है और उसके बाद इसे होश आता है तो उठकर बैठ जाती है। शीशे के पास जाती है, अपना गला देखती है, गले में सूजन थी। ये राहुल को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तो उससे झगड़ा हुआ था इसलिए उसने कुछ कहा नहीं उससे। अब ये किसी तरह फिर से लेट जाती है। रात का लगभग 3:30 बज चुका था। इसे नींद नहीं आ रही थी। फिर से ये पानी पीती है। इस बार ये सोती नहीं है, कहती मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि अगर सो गई तो फिर कुछ हो सकता है। ये ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसकी मतलब बैठे बैठे आंख लग जाती है और सो जाती है। सुबह 7 बजे उठती है। तब तक इनकी सासू माँ चिल्लाने लगती हैं कि आज नाश्ता भी नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा। इसकी नींद खुलती है तो ये तुरंत जल्दी से नहा धोकर किचन में जाती है, उनके लिए नाश्ता बनाती है। पर इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बुखार बहुत ज़्यादा था। राहुल बिना खाना खाए ऑफिस चला जाता है, इससे बोलता भी नहीं है, इसके हालचाल भी नहीं लेता है और ये आकर अपने कमरे में लेट जाती है। ये कब लेटी थी? शाम को ही उठती है सुबह लेटने के बाद, और जब उठती है तो इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये चल पाए। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके कमरे में ना ही इनकी सासू माँ आती थी और ना ही इससे बात करती थी। और इनका पति जब रात में घर आता है तो वो देखता है कि ये पड़ी है, उनकी माँ किचन में कुछ बना रही थी। उसे देख करके वो बहुत गुस्सा होते हैं और अपने बेल्ट निकाल करके अपनी वाइफ को बहुत मारते हैं। लेकिन उन्होंने ये गौर नहीं किया कि वो लेटी क्यों है। पूछना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं पूछा। लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा होने लगीं कि राहुल ने बोला कि अब मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। स्वाति बस देख रही थी, बोल नहीं रही थी। उसे लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। स्वाति की हालत बहुत ख़राब हो गई। वो अपने मायके चली जाती है
उसे उसके घर वाले हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, लेकिन शरीर में खून ना होने की वजह से डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। अब उनकी सासू माँ खुश होती है कि चलो फाइनली वो चली गई, अब मेरा बेटा मेरा ही है। लेकिन कुछ दिन तो ठीक रहता है, उसके बाद उनका बेटा अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था। अकेले में बैठे बातें किया करता था, ऑफिस जाना उसने बंद कर दिया था और अब घर में ही रहता था, अपने कमरे में पूरा दिन पड़ा रहता था। पहले तो इनको लगा कि शायद वो स्वाति की वजह से ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो स्वाति का नाम तक नहीं लेता था और चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद होने लगी थी, शरीर में जैसे खून नहीं था। ये खाना भी अब ना के बराबर ही खाता था। अब सावित्री जी परेशान होने लगी थी क्योंकि वो अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं देख सकती थी। तो ये जाती हैं उसी औरत के पास, उससे कहती है कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है और वो ऐसे ऐसे कर रहा है। तो वो कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हो रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हें तो प्यार करता है ना। तो कहती है हाँ प्यार तो करता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, और उसको ठीक कर दो। तो कहती नहीं अब नहीं हो सकता है कुछ। अब सावित्री जी बहुत परेशान हो जाती हैं कि उसके बेटे की हालत इतनी ख़राब है, उसे मैं कैसे ठीक करूं। उसे रोना आ रहा था कि उसने क्यों ऐसा किया, और उसके बेटे की हालत दिनों दिन ख़राब होती जा रही थी। हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि इसके शरीर में खून ही नहीं है। तो फिर ये तुरंत एक मंदिर जाती हैं। उस मंदिर में एक बाबा थे और बाबा से बात करती है, उन्हें पूरी बात बताती हैं, अपनी गलती भी बताती हैं। पहले तो बाबा जी उन्हें डांटते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है मैं आपके बेटे को देखता हूँ। जैसे ही वो बेटे को देखते हैं तो बताते हैं इसके शरीर में लगभग 11 आत्माओं ने घर कर लिया है और उन आत्माओं को शरीर से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके शरीर में वो घर कर चुकी हैं और अब ये निकलेंगी नहीं। इसके शरीर में अब कुछ है ही नहीं, तो इसे निकालेंगे कैसे। वैसे भी मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये एक तांत्रिक का काम है। तो वो एक तांत्रिक का नंबर देते हैं और उनसे कहते हैं कि उनसे जाकर मिलो। अब इनकी माँ उस तांत्रिक के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम मेरे बेटे को बचा लो, जो चाहो मैं दूंगी, पर मेरे बेटे को बचा लो। तांत्रिक घर आता है, वो बहुत प्रयास करता है, लेकिन कहता है कि 2 दिन अगर आपका बेटा बच जाता है तब तो मैं बचा पाऊँगा, वरना अमावस्या आ रही है और अमावस्या के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वैसा ही होता है। उस रात वो सो रहा था और सावित्री जी उसके सर के पास बैठी हुई थी। अचानक से उनका बेटा उठता है और भागना शुरू कर देता है। सावित्री जी बूढ़ी थी, इतना भाग नहीं सकती थी, लेकिन उसके पीछे पीछे जाती है और ये अचानक से छत पर जाता है और अपनी माँ की तरफ देखता है और देखते देखते छत से छलांग लगा देता है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया था, ये सदमा ये आज तक नहीं भूल पाती हैं कि उनका बेटा भी उनके हाथ से चला गया। ये दुख बहुत बड़ा दुख होता है और इनकी माँ उस वक्त ना रो पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी, बस खड़े होकर देखे जा रही थी कि उन्होंने अपने हाथों अपना घर उजाड़ दिया था। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इन्होंने सही किया था या गलत किया था? वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपना भला देखा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटे के साथ ये भी हो सकता है। तो जो माया ऐसा कुछ सोचती हैं तो उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और अगर बहू अच्छी है तो उसका भी साथ दें, बेटे का भी साथ दें। तो उन्होंने तो इतना सब झेल लिया था और उसके बाद अब अकेली रह गई हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है। अब तो उनकी उम्र लगभग 75 साल हो गई है और अकेली ही घर में रहती हैं। एक मेड है, तो उस मेड ने ही ये कहानी हमारे साथ शेयर की थी, क्योंकि मेड को उन्होंने बताया था। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।